दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। आज हम देखेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बायोलॉजी का चौथा चैप्टर यानी चौथा लेसन, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। यह जो है क्लास 10th का जीव विज्ञान से है यानी बायोलॉजी से, और ये चौथा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का क्लास 10th का 3 यानी 3 चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे चौथा चैप्टर, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ऑप्शन है चीन के विद्यार्थी से, बी चिंपैंजी से, सी मकड़ी से, और ऑप्शन डी जीवाणु से। और ये जो प्रश्न है 2012 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह चिंपैंजी से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेस किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेस किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है वाइसमैन, बी लेमार्क, सी चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन डी इनमें से सभी के द्वारा। और ये भी जो प्रश्न है 2015 सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन है 21, बी 23, ऑप्शन सी 20, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है 25। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएंगे बी हो जाएंगे, 23। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या है। मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या है तो कितनी है। ऑप्शन है 48, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 46, और ऑप्शन डी 40। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएंगे 46, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, बोला जा रहा है जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृतियाँ हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियाँ है, ठीक है। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है 4। तो यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है, इस यहाँ पर जो 5 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए ये जो प्रश्न है, बोला जा रहा है जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 40, और ऑप्शन डी 42। तो यहाँ पर जो 6 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है। मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है। ऑप्शन है XY, बी XX, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 7 नंबर जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों जो है मानव के लिंग गुणसूत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 8 नंबर बोला जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित हो तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग गुणसूत्र जो है वह क्या होगा। ऑप्शन है स्त्री, बी पुरुष, सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो XY है वह स्त्री में या पुरुष में पाया जाता है, तो आप सभी को आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। देखिए जो ये XY गुणसूत्र होता है वह पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY। ठीक है, तो यहाँ पर XY पूछा गया था, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुरुष। चलिए उसके बाद जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, बी पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, सी दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पिता के प्राप्त गुणसूत्र पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है, अगर संतान को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा। अगर संतान को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा। ऑप्शन है स्त्री, बी पुरुष, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्त्री। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए मैं इस प्रश्न को अभी बताया था, पूछा जा रहा है यहाँ पर स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो कौन से होते हैं। ऑप्शन है XY, बी XX, सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये जो प्रश्न है 2019 और बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11 नंबर प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, XX। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये जो प्रश्न है 2019 और बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ऑप्शन है मेंडल ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी जगदीश चंद्र बोस ने, और ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। तो 12 का सही उत्तर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, मेंडल ने। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाती है। परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है। ऑप्शन है अनुकूलन, बी प्राकृतिक चयन, सी पुनर्योग, और ऑप्शन डी अनुवांशिक उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर 13 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, अनुकूलन कहलाता है। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है, जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर पाते हैं प्रकृति की यह घटना कहलाती है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है, जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर पाते हैं तो प्रकृति की यह घटना कहलाती है। क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आनुवंशिक विभिन्नता, बी आनुवंशिक पुनर्योग, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर जो प्रश्न है 14 को जो राइट आंसर होगा वह प्राकृतिक चयन, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है। डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है। ऑप्शन है सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, बी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत गति, ऑप्शन सी पृथ्वी की उत्पत्ति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सरल जीव के जटिल जीवों का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है
बोला जा रहा है वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं वह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है एक जाति, बी एक प्रजाति, सी प्राणी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, एक प्रजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए जो अगला प्रश्न है हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोल रहे आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को कहते हैं। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। ऑप्शन है जाति उद्भव, बी आबादी, सी प्रजाति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, आबादी, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य के संपादन में विभिन्नता है तो वे क्या कहलाते हैं। वैसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य के संपादन में विभिन्नता है वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है समजात अंग, बी जीवाश्म, सी असमजात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समजात अंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या हैं। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या हैं। ऑप्शन है समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, समजात अंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग है। पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग हैं। ऑप्शन है समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इस वर्ष, ठीक है। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह असमजात अंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असमजात अंग। उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है बोला जा रहा है पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है समजात अंग, बी असमजात अंग, सी जीवाश्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है परिभाषा के रूप में पूछा गया है, ठीक है। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह जीवाश्म कहलाएगा, ठीक है। देखिए जो पत्थरों पर पहले के जो जीव थे उनका जो चिन्ह था पत्थरों पर जीवों का उन्हीं को हम जीवाश्म कहते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है। ऑप्शन है रेडियो कार्बन काल का निर्धारण, बी स्थानिक अनुपात, ऑप्शन सी सापेक्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो 23 नंबर प्रश्न है बोला जा रहा है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। ऑप्शन है CO2, बी O2, ऑप्शन सी NO2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है। मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है। ऑप्शन है चिंपैंजी मनुष्य का पूर्वज है, बी मनुष्य ही चिंपैंजी का पूर्वज है, ऑप्शन सी दोनों के पूर्वज समान थे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो 24 नंबर प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों के पूर्वज जो थे वह समान थे। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन है अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अफ्रीका से हुआ था। देखिए मानव का जो उद्भव था वह कहाँ से हुआ था? तो अफ्रीका से। राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है संसार में मानव की कितनी प्रजातियाँ हैं? संसार में मानव की कितनी प्रजातियाँ हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 26 नंबर प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी एक होता है। संसार में मानव की कितनी प्रजातियाँ होती हैं? तो एक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं। बोला जा रहा है जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? ऑप्शन है जीनोटाइप से, बी गुणसूत्रों से, सी कर्मिक विकास से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? कर्मिक विकास से, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जो अगला प्रश्न है यहाँ पर बोला जा रहा है 28 नंबर, कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित हैं? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है, यानी जिंदा है? ऑप्शन है डायनासोर, बी विषाणु, सी जीवाणु और ऑप्शन डी पक्षी। तो 28 का जो सही उत्तर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जीवाणु। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएंगे 28 का सी, जीवाणु। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? ऑप्शन है अजैव पदार्थों से, बी प्रोटोप्लाज्मा से, ऑप्शन सी ए और बी, ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? ऑप्शन है अजैव पदार्थों से, ऑप्शन ए अजैव पदार्थों से, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म से, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह अजैव पदार्थों से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी अजैव पदार्थों से। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 30 नंबर, बोला जा रहा है मेंडल का प्रथम नियम क्या है? मेंडल का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन है पृथक्करण का नियम, बी मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, ऑप्शन सी जैव विकास का नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बोला जा रहा है मेंडल का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन है पृथक्करण का नियम, बी मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, ऑप्शन सी जैव विकास का नियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? पृथक्करण का नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए है ये जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो पृथक्करण का नियम। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है प्रकृतिवरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बोला जा रहा है प्रकृतिवरण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, बी लेमार्क ने, ऑप्शन सी डार्विन ने और ऑप्शन डी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी आप सभी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डार्विन ने। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, डार्विन ने। तो दोस्तों यही था इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो है इस चैप्टर से जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं
छूटेंगे, ठीक है, यानी इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास के जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला था, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन कर चुका हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।